हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में। तो गोल्डस्मिथ नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बताया था। तो इसलिए हम इसे गोल्डस्मिथ और क्रिस्टलोग्राफिक कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, द नंबर ऑफ स्फीयर्स विच आर टचिंग अ पर्टिकुलर स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट स्फीयर। यानी कि यह नंबर ऑफ स्फीयर होता है जितने भी वह अपने आसपास के पार्टिकुलर स्फीयर से टच होता है उसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। यानी कि जो मॉलिक्यूल होता है, जो आयनिक क्रिस्टल होता है, वह अपने आसपास के जितने अदर आयनिक क्रिस्टल से टच होता है, यानी कि जो उसके सराउंड एरिया में होते हैं वह कितने और अदर आयनिक क्रिस्टल से सराउंड में, यानी कि कितने आयन, देखिए आयन और केटायन होते हैं आयनिक क्रिस्टल में। तो वह जो आयन है कितने केटायन से टच में है, या फिर जो केटायन है वह कितने इन आयन से टच है, तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इन आयनिक क्रिस्टल नंबर ऑफ आयंस आर अपोजिट चार्ज। यानी कि जो नंबर ऑफ आयंस होते हैं जिनके पास अपोजिट चार्ज होता है, विच सराउंड अ पार्टिकुलर आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट आयन। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे जो ये आयन है वह जितने और भी आयन से अटैच्ड है उनके नंबर को ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। अब यह आयन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इसमें यह है कि अगर यह पॉजिटिव है तो यह निगेटिव आयन से घिरा होगा, अगर यह निगेटिव है तो यह पॉजिटिव आयन से घिरा होगा। बस इसी को कहा गया है कि नंबर ऑफ आयंस ऑफ अपोजिट चार्ज। यानी कि जो आयनिक क्रिस्टल है वो अपने अपोजिट चार्ज से कितना अटैच्ड है, कितने नंबर में अटैच्ड है, उसी को हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 है। क्यों? क्योंकि यह अपने 4 अपोजिट आयन से टच में है, यानी कि उससे सराउंडेड है, घिरा हुआ है। और ये इसमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है क्योंकि यह अपने 6 आयन से अपोजिट चार्ज, यानी कि अपोजिट का रहेगा, उससे यह सराउंडेड है। ठीक, अब जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल है, इन NaCl क्रिस्टल ईच Na पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 Cl नेगेटिव आयंस एंड ईच Cl नेगेटिव आयंस is surrounded by 6 Na positive ions. Hence coordination number Na positive equal to 6 and Cl equal to 6. अब देखिए यह TGT में पूछा जा चुका है। अब इसे हम फिगर के बेस पे समझते हैं। देखिए यहाँ पे जो Na पॉजिटिव आयन है, जो सोडियम पॉजिटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यह अपने जो सराउंडेड आयन से घिरा रहेगा वह निगेटिव से घिरा रहेगा। अब देखिए निगेटिव चार्ज, Cl के ऊपर निगेटिव चार्ज है, यानी कि जो रॉक साल्ट होता है जिसे हम नॉर्मल साल्ट बोलते हैं NaCl, तो ये अपने 6 Cl आयन से घिरा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए Cl जो है, यानी कि यह Cl यह अपने 6 Na पॉजिटिव आयन से घिरा हुआ है, तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया और इसका भी हो गया। अब एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा है CaF2 यानी कि कैल्शियम फ्लोराइड। तो यह जो क्रिस्टल देखिए इसमें क्या होता है, each Ca2 पॉजिटिव आयन, यानी कि इस 2 पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 8F नेगेटिव आयन, each F माइनस आयन इज सराउंडेड बाय 4 Ca2 पॉजिटिव आयंस। हेंस कोऑर्डिनेशन नंबर Ca2 पॉजिटिव इक्वल टू 4 एंड F नेगेटिव इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव हम क्यों लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो F2 है यानी कि इसका चार्ज इसके ऊपर चला जाएगा, तो कैल्शियम हमें पता होता है कि पॉजिटिव चार्ज लिए रहता है और फ्लोरीन जो होता है इसके ऊपर माइनस चार्ज होता है। तो यहाँ पे ये 2 है, यानी कि यहाँ पे 2 पॉजिटिव, और इसके पास 1 एटम है तो इसके पास चला जाता है, यानी कि F के पास -1 आ जाएगा। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके से आयनों की संख्या को लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जो कैल्शियम है इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक, तो 1 पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, यह जो अपने सराउंडेड जितने भी फ्लोरीन एटम से जुड़ा रहेगा उसके ऊपर निगेटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि इसके पास पॉजिटिव है। अब देखिए यह कुल जो इसका नंबर होता है यह 8 है, यानी कि इसका दुगुना होगा।
तो एक जो पॉजिटिव यानी कि 2 पॉजिटिव, ठीक, इस तरीके से हम इसे लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कैल्शियम पॉजिटिव जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कैल्शियम का कितना हो गया, 8 हो गया। क्यों? क्योंकि यह जो अपने सराउंडेड पार्टिकल आयन से जुड़ा हुआ है उसकी संख्या 8 है, तो उसी संख्या को हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे 4 लिखा गया। अब यहाँ पे जो फ्लोरीन एटम होता है यानी कि F माइनस, यह जो होता है 8 से जुड़ा होता है। अब देखिए यहाँ पे जो F है F माइनस, यहाँ पे इसकी संख्या Ca पॉजिटिव प्लस, यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, फिर यहाँ पे प्लस, ये प्लस चार्ज है, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ केटायन यानी कि Ca प्लस जो है यह 8 से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे 8 होना चाहिए, यह 8 से जुड़ा है, और यह जो 4 से जुड़ा है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन, एनायन यानी कि फ्लोरीन, यह जो है ये 4 कैल्शियम पॉजिटिव आयन से जुड़ा है यानी कि केटायन से जुड़ा है। यानी कि एनायन अगर यहाँ पे होगा तो वो पॉजिटिव यानी कि केटायन से जुड़ा रहेगा, और यदि केटायन है तो वह निगेटिव यानी कि एनायन से जुड़ा रहेगा। ठीक, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो फ्लोरीन का हो गया यह 4 हो गया, और यहाँ पे जो कैल्शियम का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वह हो जाएगा 8। तो ये चीज़ हमें ध्यान देना है, ये हमारा यहाँ पे 8 रहेगा, यहाँ पे 4 रहेगा। ठीक, तो देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे रेडियस रेशियो रूल के बारे में जान लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन टू दैट ऑफ एनायन इज एन आयनिक क्रिस्टल इज कॉल्ड रेडियस रेशियो, यानी कि केटायन और एनायन के जो रेशियो होता है उसी को हम रेडियस रेशियो बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आयनिक क्रिस्टल होता है हमें पता है कि वह केटायन और एनायन से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो रेडियस रेशियो होता है कैपिटल आर स्मॉल आर से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, रेडियस ऑफ केटायन अपन रेडियस ऑफ एनायन। ठीक, अब देखिए ये जो इसका फार्मूला निकल करके आता है ये होता है आर पॉजिटिव अपन आर नेगेटिव यानी कि केटायन अपन एनायन, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह रेडियस रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे लिमिटिंग ऑफ रेडियस रेशियो बढ़ेगा, यानी कि जो रेडियस रेशियो बढ़ेगा उस क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ेगा, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वह क्रिस्टल के जियोमेट्रिक शेप को डिफाइन करता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जियोमेट्री यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर एंड जियोमेट्री ऑफ क्रिस्टल डिपेंड ऑन द रेडियस रेशियो ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है क्रिस्टल का या फिर जो उसका ज्यामितीय शेप होता है वह उसके रेडियस रेशियो के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या है, इफेक्ट ऑफ रेडियस रेशियो इज डिटरमाइन द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड शेप ऑफ आयनिक क्रिस्टल इज नोन एज रेडियस रेशियो इफेक्ट और रूल, यानी कि जो रेडियस रेशियो होता है जो कोऑर्डिनेशन नंबर को इफेक्ट करता है और उसके शेप को यानी कि आयनिक क्रिस्टल के शेप को, तो इस कारण हम इसे क्या बोल सकते हैं, रेडियस रेशियो इफेक्ट या फिर रेडियस रेशियो रूल। क्यों? क्योंकि इसके प्रभाव के कारण ही हम उस क्रिस्टल का शेप और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, यानी कि पता कर सकते हैं। तो इसलिए इसको बोला गया है रेडियस रेशियो इफेक्ट और रूल। अब अगला पॉइंट क्या है, फॉर ईच कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ज्योमेट्री ऑफ आयनिक क्रिस्टल देयर इज सर्टेन लिमिटिंग रेडियस रेशियो, यानी कि जितने भी कोऑर्डिनेशन नंबर और ज्योमेट्री होता है आयनिक क्रिस्टल का उसके लिए उसका एक सर्टेन लिमिटिंग रेडियस रेशियो होता है, यानी कि जो क्रिस्टल होते हैं उनका, यानी कि आयनिक क्रिस्टल की बात हो रही है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पे उसका जो ज्योमेट्री है यानी कि उसका जो ज्यामितीय आकार है और जो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है प्रत्येक क्रिस्टल का वह उसके रेडियस रेशियो के, अब देखिए यह किस तरीके से होता है, यदि किसी भी क्रिस्टल का शेप लीनियर है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है तो उसका जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो है वह 0 से लेकर के 0.155 तक होगा। ठीक, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। अब इसी तरीके से हम इसके बेस पे से याद करते हैं।
अब जैसे कि यहाँ पे अगर किसी का लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.155 से 0.225 तक है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और उसका जो शेप होगा आयनिक क्रिस्टल का जो शेप होगा वह प्लेन ट्रायंगल होगा, यानी कि प्लेन ट्रायंगल होगा। अब देखिए इसको याद करने का क्या हमारे पास तरीका होता है, हम इसे याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बताते चले। जैसे देखिए यहाँ पे 2 और 1 इसको हम जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और प्लेन ट्रायंगल 3 फॉर ट्रायंगल, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। और यह देखिए लीनियर यानी कि 1 एक लाइन हम खींच दे रहे हैं तो लीनियर, इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्या है, यदि किसी भी आयनिक क्रिस्टल का जो लिमिटिंग रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 से वहाँ तक वेरी कर रहा है तो यह कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 होगा और इसका जो शेप होगा वह टेट्राहेड्रल होगा। अब देखिए यहाँ पे यह टेट्राहेड्रल है, ये चीज़ हमें ध्यान देना है। यह कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 2 से 4 यानी कि इसके बीच में। अब अगला जो है इसमें क्या है 0.414 से 0.732 तक यदि है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, लेकिन इसमें शेप जो होगा वह चेंज हो जाएगा। इसका जो शेप हो जाएगा यह हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर। अब देखिए इसको याद करने का हमारे पास क्या ट्रिक है, टेट्राफॉर्ड 4 तक ये वेरी कर रहा है, ये याद हो गया। अब ये वाला जो है यहाँ पे देखिए स्क्वायर प्लेनर, यानी कि ये देखिए 4 है, इसका तो प्लेनर हो गया। अब 4 का यदि हम 2 बार गुणा करते हैं तो 8 होता है ना, तो यहाँ पे 7 ही आ रहा है। तो हम अपने माइंड में थोड़ा सा ट्रिक की तरह से याद रखेंगे कि हाँ 414 से ये 0.732 तक वेरी कर रहा है तो 4 यानी कि 4 है, लेकिन यहाँ पे प्लेनर तो है, मतलब प्लेनर तो हो जा रहा है, लेकिन ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं करते हैं लेकिन इसका दोगुना कर दे रहे हैं, तो उस तरीके से हम इसे याद रखेंगे। अब देखिए इसका लिमिटिंग रेडियस रेशियो यदि 414 से 0.732 तक है तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 भी हो सकता है, और 6 का हमें पता होता है कि शेप जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। ठीक, अब एक और हमारा बच रहा है, ये होगा, ये जो है 0.732 से 1 तक वेरी करेगा, या फिर हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 0.999 भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 के ही बराबर होता है 0.99। तो इस तरीके से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा और इस क्रिस्टल का जो शेप होगा ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होगा, यानी कि बॉडी में इसके प्रेजेंट होगा जो। ठीक, तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। अब एक चीज़ इसमें दोस्तों हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं 2-3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल जो है लिमिटिंग रेडियस रेशियो यदि NaCl का 0.52 दे दिया है और उसका शेप पूछ रहा है, तो हमें पता है 5 जो है यह किसके बीच में पड़ रहा है, ये देखिए ऑक्टाहेड्रल है, यानी कि यहाँ पे देखिए यह इसके बीच में पड़ेगा, इसका वैल्यू 0.52, यानी कि इसका जो शेप होगा ये ऑक्टाहेड्रल होगा। और ये 5 जो है यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए इसका क्या है 6 है, तो हमें पता भी है कि NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 होता है, और यहाँ से हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पे हम इसके शेप को भी निकाल लिए, तो एक तरीके से हम इसे क्वेश्चन के बेस पे भी देख सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा NaCl का रेडियस रेशियो दिया है और यह जो शेप है और यह कोऑर्डिनेशन नंबर है। और देखिए यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, लिमिटिंग रेडियस रेशियो यदि ZnH का दिया है 0.40 और उसका जो हमें शेप पूछा है वो टेट्राहेड्रल होगा। अब देखिए यहाँ पे जो 40 दिया है, यानी कि देखिए उसका वैल्यू ZnH का 40 दिया था, तो वह देखिए टेट्राहेड्रल उसका शेप मिला यानी कि 40, यहाँ तक वह वेरी कर रहा है, यानी कि 414 के बीच में 40 आ रहा है, तो इसका मतलब उसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा और जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा यह 4 होगा। ठीक, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिल रहा है हमें 4 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से लिमिटिंग रेडियस रेशियो है यहाँ पे CsCl का है, तो इसका जो दिया है रेडियस रेशियो 0.98, यानी कि 0.98 हमने आपको बताया था जो लास्ट वाला होता है, यानी कि 0.732 से 1.0 तक वेरी कर रहा है, यानी कि ये वाला पॉइंट जो है, तो ये वाला देखिए यहाँ पे जो वेरी कर रहा है, तो ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो गया
और शेप क्या है इसका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इस तरीके से हम इसका भी शेप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंज। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल शेप जियोमेट्री, यानी कि वह कंपाउंड जिनका केमिकल कंपोजिशन सिमिलर हो और उसका जो शेप हो यानी कि जियोमेट्री शेप जो हो वह आइडेंटिकल हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमॉर्फ, या फिर हम इस फिनोमिनन को आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें कुछ एग्जांपल है, ये हमें याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ZnSO4 इंटू 7H2O, और फिर यहाँ पे MgSO4 इंटू 7H2O एंड FeSO4 इंटू 7H2O। तो ये जो तीनों केमिकल कंपोजिशन यानी कि तीनों जो है एक समान है, यानी कि इनका जो शेप होगा वो है आइडेंटिकल होगा, यानी कि लगभग एक जैसा होगा। ठीक, अब देखिए अगला जो हमारा एग्जांपल ये है K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल राइज इंटू 24H2O, यानी कि फिटक्रिजुअल इंटू K2SO4 Cr2SO4 का होल राइज 24H2O। तो इनका जो केमिकल कंपोजिशन होगा सिमिलर होगा और जो इसका आइडेंटिकल शेप यानी कि ज्योमेट्री जो होगी आइडेंटिकल होगी। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला एग्जांपल है Na2PO4 एंड Na3ASO4। देखिए इसमें सेम मतलब सबका जो केमिकल कंपोजिशन सेम है, तो इसका भी जो शेप होगा ज्योमेट्रिक आइडेंटिकल होगा, एक जैसा होगा। ठीक, अब इसी तरीके से ये वाला है K2SO4 K2CrO4 एंड K2SeO4। तो इनका भी जो शेप होगा आइडेंटिकल होगा और सिमिलर केमिकल कंपोजिशन होगा। ठीक, ये ऐसे कंपाउंड है, तो ये हमें याद होना चाहिए कि आइसोमॉर्फिज्म क्या होते हैं। ठीक, तो कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल शेप ज्योमेट्री आर नोन एज आइसोमॉर्फ। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, माइकलिस लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, यानी कि इस लॉ को हम देखते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ isomorphous substance have equal number of atom passing identical valencies similar chemical formula and composition, यानी कि जो आइसोमॉर्फिज्म सब्सटेंस होते हैं उनका जो नंबर ऑफ एटम होता है वह इक्वल होता है। ठीक, और जो उनका वैलेंसी होता है वह भी आइडेंटिकल होता है, यानी कि पासिंग वैलेंसी आइडेंटिकल, यानी कि आइडेंटिकल वैलेंसी होती है। सिमिलर केमिकल फार्मूला, यानी कि उनका जो केमिकल फार्मूला भी सेम होता है लगभग। तो यही देखिए हमने आपको एग्जांपल जो बताया ऊपर, तो उन्हीं चीज़ों के बारे में ये बातें हैं। एंड कंपोजिशन, अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, फॉर एन आइसोमॉर्फस कंपाउंड XY। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है आइसोमॉर्फस है यानी कि X और Y है, तो उसमें क्या होता है, वेट ऑफ X विच कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट ऑफ Y, यानी कि जो पहला वाला जो कंपाउंड है वह फिक्स्ड कंपाउंड से अटैच्ड होगा। जैसे कि यह मान लीजिए K2SO4 है, तो यहाँ पे भी K2CrO4 है, यानी कि देखिए यहाँ पे K का यानी कि पोटेशियम का 2 है और सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो यहाँ पे भी पोटेशियम 2 है, Cr 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वेट ऑफ X विच कंबाइन विथ फिक्स्ड वेट ऑफ Y प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट ऑफ X। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसी तरीके से Y वाले के लिए क्या हो जाएगा, वेट ऑफ Y विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड वेट ऑफ X प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट ऑफ Y, यानी कि Y का एटॉमिक वेट। ठीक, ये फिक्स होगा यानी कि इसके प्रोपोर्शनल है। यदि यह बढ़ेगा तो इसका भी बढ़ेगा, इसका भी बढ़ेगा। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है, weight of X which combined with fixed weight of Y upon weight of Y which combined with fixed weight of X compound equal to atomic weight of X upon atomic weight of Y, यानी कि ये इसका जो फार्मूला बन गया। ठीक, ये पॉइंट क्या कहता है, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस हैव सेम शेप, यानी कि इनका शेप जो होगा यह सेम होगा।
एलिमेंट ऑफ आइसोमॉर्फस कंपाउंड हैव सेम वैलेंसी, यानी कि इनकी वैलेंसी भी सेम होगी। ये दूसरा पॉइंट है। और तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें क्या है, आइसोमॉर्फस सब्सटेंस कैन फॉर्म मिक्स्ड क्रिस्टल विथ ईच अदर, यानी कि आइसोमॉर्फस सब्सटेंस जो होते हैं उसमें जो क्रिस्टल हम मिक्स करेंगे वो मतलब कि साथ साथ कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम उसे मिक्स कर सकते हैं। अगला क्या है, चौथा पॉइंट, दे कैन ग्रो इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ईच अदर। ठीक, तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, रेडियस रेशियो एंड आइसोमॉर्फिज्म के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।